हाय दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। उसमें एक है विलयन। विलयन किसे कहता है? तो ऐसे द्रव पदार्थ जिसमें किसी अन्य ठोस पदार्थ को डालने पर वह उसके अंदर विलीन हो जाता है, विलयन कहलाते हैं। सामान्यतः विलयन एक द्रव ही होता है, लेकिन कभी कभी ठोस भी विलयन हो जाता है। जब ऐसे परिभाषा देंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को इस प्रकार से मिलाए कि वो किसी एक ही गुणधर्म को स्वीकार कर ले। जिस गुणधर्म को स्वीकार कर लेता है वह उसका विलयन कहलाता है। जैसे नमक और पानी का मिश्रण। नमक को यदि पानी में डालेंगे तो नमक पानी का गुणधर्म को स्वीकार कर लेता है, अतः पानी क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। और नमक क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। विलयन में दो भाग हो जाते हैं, एक विलय हो जाता है और एक विलायक। जिसमें कोई पदार्थ विलीन होता है वह विलय कहलाता है, और जो पदार्थ विलीन होता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक मतलब जो खो जाता है। जैसे नमक खो गया तो नमक विलायक हो गया, पानी के अंदर खोया है तो पानी विलय हो गई। इस विलयन में जो है सांद्रता है। सांद्रता किसे कहा जाता है? तो किसी पदार्थ के अंदर किसी अन्य पदार्थ की उपस्थित मात्रा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ की प्रतिशत में उपस्थित मात्रा उस पदार्थ की सांद्रता कहलाती है। इसी में है वाष्प दाब। वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उस द्रव पदार्थ को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित होता है। यदि उसे बंद बर्तन में गर्म किया जाए तो धीरे धीरे वह गर्म होकर के गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और उन गैस के अणुओं के द्वारा बर्तन पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसी में है हेनरी का नियम। गैसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव का गणनात्मक संबंध हेनरी ने दिया था। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात मान लेते हैं कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान यम है, और यदि उसके ऊपर लगने वाला दाब P हो तब क्या हो जाएगा? यम अनुक्रमानुपाती P। जैसे जैसे यम अनुक्रमानुपाती P, जैसे जैसे P का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यम का भी मान बढ़ेगा। अर्थात दाब बढ़ने पर यह जो है इसमें परिवर्तित होता रहेगा। अर्थात द्रव्यमान किस में परिवर्तित होगा? गैस में। यदि हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या हो जाएगा? यम बराबर Kp। यही क्या है? हेनरी का नियम है। आगे टॉपिक है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, पूर्ण आयुकाल। आयुकाल क्या होता है? तो किसी अभिक्रिया को पूरा होने में जितना समय लगता है वह उस अभिक्रिया की आयु कहलाती है। किसी अभिक्रिया का पूर्ण होने में जो समय लगता है वह उस अभिक्रिया का पूर्ण आयुकाल कहलाता है। कैसे होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक अभिकारक है जिसकी प्रारंभिक मात्रा क्या है? R0। T समय के बाद यही अभिकारक यदि बच करके R हो जाता है, अर्थात शेष जो बच जाता है वह R हो जाता है। ये क्या है? प्रारंभिक मान। प्रारंभिक और ये क्या है? अंतिम मात्रा। प्रारंभिक मात्रा से अंतिम मात्रा होने में जो समय लगता है वह उस अभिक्रिया की वेग कहलाती है। किसी अभिक्रिया को अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जितना समय लगता है वह उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को पूर्णतः समाप्त होने में जो समय लगता है वह उस अभिक्रिया की पूर्ण आयुकाल कहलाती है। अनादर्श विलयन। वे सभी विलयन
जो किसी ताप पर या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, जो विलयन में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, और नंबर दो, जो विलयन में ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं डिस्कस कर देता हूं। ऐसे तो पढ़ाने में समय बहुत ज़्यादा लगेगा। कुछ टॉपिक जो है मैं बता देता हूं, जो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ लीजिएगा, आयतन प्रतिशतता पढ़ लीजिएगा, मोल प्रभाज पढ़ लीजिएगा, कोलराउस का नियम पढ़ लीजिएगा, हेनरी का नियम पढ़ लीजिएगा, राउल्ट का नियम पढ़ लीजिएगा। इन नियमों में से फिक्स है कि कोई एक ना एक नियम आएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। मुख्यतः 3 नियम है, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम। इन तीनों में से कोई एक ना एक आएगा, यह मेरी गारंटी है। तीनों नियम आप लोग तैयार करके जाइएगा। दूसरी बात, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से कोई एक ना एक पर सवाल आएगा, थ्योरी नहीं आएगा, सवाल आएगा। लेकिन सवाल आएगा कब? जब थ्योरी पता रहेगा तभी सवाल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसके अलावे हेलो एल्केन, हेलो अरीन, ये भी देख लीजिएगा, इस पर भी सवाल पूछता है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, हिमांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये भी देख लीजिएगा। विद्युत रसायन में डेनियल सेल देख लीजिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव देख लीजिएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो जिस पदार्थ की हमको सेल बनाना होता है, जैसे मान लेते हैं जिस पदार्थ की सेल बनाना होता है, उसी पदार्थ के घोल में यदि उसी पदार्थ के राड को डुबोया जाता है तो इस पर जो विभव प्राप्त होता है वह विभव मानक विभव कहलाता है। जैसे जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट का यदि घोल में हम डुबाएंगे तो इससे प्राप्त होने वाला विभव क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव। जिस पदार्थ की छड़ होती है उसी पदार्थ के विलयन में यदि घोला जाता है तो घोलने पर छड़ के ऊपर जो विभव प्राप्त होती है वह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। डेनियल सेल भी तैयार कर लीजिएगा, डेनियल सेल भी महत्वपूर्ण है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, आपके लास्ट चैप्टर में कुछ ग्लूकोज दिए गए हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। सेल के प्रकार, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सांद्रता तैयार कर लीजिएगा। सांद्रता में 3-4 सांद्रता लिखवाए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और विशेष रूप से IUPAC पर ध्यान दीजिएगा। IUPAC में से 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें है कुछ नहीं, यदि नियम पढ़ने का याद हो तब। अतः मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो नियम लिखवाए गए IUPAC से संबंधित, जैसे जो लिखवाए हैं उसको देख लीजिएगा कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन उपस्थित है तो क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन उपस्थित है तो क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन उपस्थित है क्या पढ़ेंगे, इसको याद रख लीजिएगा। क्रियात्मक समूह के आधार पर देख लीजिएगा कि OH जुड़ता है तो क्या पढ़ते हैं, COOH जुड़ता है तो क्या पढ़ते हैं, यही सब क्वेश्चन आएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक को यदि दोहरा लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तो लगभग जितना मैं टॉपिक बताया हूँ उसमें से 15 से 20% तो लड़ेगा ही लड़ेगा। धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, आज तीसरा दिन हो गया।